निहाल विश्वकर्मा और आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं। इस प्रमेय को 6.1 प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और ये हमें 6 नंबर देकर चला जाता है। ये काफी ज्यादा आसान है उनके लिए जो बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं करना चाहते। तो उनके लिए, बहुत से लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा जैसे कि हार्ड लगती है, यानी बहुत ही उलझन लगती है। लेकिन मैं आपको इतना आसान, इतना डीप भाषा में बताऊंगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। और एक बार आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देर की ये वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी हमें कह रहा है कि एक त्रिभुज आप लीजिए जिसका नाम हम अपने मन से कोई कुछ भी रख दे रहे हैं। थोड़ा और बड़ा लेते हैं, छोटा हो जाएगा तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो हमने और बड़ा त्रिभुज लिया। इसमें क्या है कि क्या कह रहा है कि एक समानांतर एक भुजा खींचिए जो कि क्या हो। यहाँ पर मान लीजिए कि ए बी सी है और कह रहा है कि एक भुजा लीजिए जो समानांतर बी सी के हो। यानी यहाँ से हमने एक भुजा लिया जिसका नाम है ई एफ। यह क्या कर रहा है कि BC और EF क्या है, समानांतर है। तो हमें क्या कर रहा है, सिद्ध करके बताने के लिए कर रहा है कि AE बटे EB बराबर AF बटे FC, यानी इन दोनों को बराबर अनुपात में सिद्ध करने के लिए कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि यहाँ से यानी बिंदु F से भुजा AE पर लंब डालेंगे जिसका नाम होगा G, और भुजा AF पर बिंदु E से हमने एक लंब डाला जिसका नाम है L नहीं H। लंब डालेंगे तो जैसे कि समकोण बनेगा ही। फिर हमने बिंदु F को बिंदु B से मिलाया तथा बिंदु E को बिंदु C से मिलाया। तो हमें क्या करना है कि जो दिया है वो तो आप लिख ही लेंगे कि हमें ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि जो त्रिभुज ABC की जो BC भुजा है वो EF की समानांतर है। बस इतना आपको लिख देना है। अब मैं लिखना कहाँ से शुरू करता हूँ कि मुझे सिद्ध कहाँ से करना है। यानी चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ। यानी दिया है क्या, त्रिभुज ABC की भुजा BC समानांतर EF है। बस हो गया। अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, एक एक पॉइंट की हेडिंग डाल के हमें सिद्ध करना है क्या कि जो AE बटे EB AF बटे FC, AE बटे EB बटे AF बटे FC, यानी ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर हो गया, यानी हमें यह सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे ऊपर रचना। हम लोग रचना भी इसमें किए हैं। रचना भी आपको हेडिंग डालना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर रचना किया है कि जो बिंदु E से भुजा EF पर H लंब H तथा भुजा AE पर बिंदु F से G लंब को खींचा गया है तथा बिंदु E को C से बिंदु B को F से मिलाया गया। यह चीजें आपको लिख देनी है जो जो आप उस त्रिभुज में किए हैं। भुजा AF पर
एच। और भुजा ए ई पर लंब जी इसके अलावा बिंदु सी को ई से व बिंदु बी को एफ से मिलाए। यानी हमने जो जो अपने मन से यहाँ पर किया था वो चीजें हमने यहाँ पर लिख दी, वो भी अपने शब्दों में। यदि आप चाहते हैं कि रचना में आपने जो जो किया है उससे अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, वह की जगह तथा लगा सकते हैं। यानी अपने शब्दों में बनाकर इस प्रकार लिखिए कि उसका एक स्पष्ट अर्थ निकले। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, रचना में जो जो हमने किया था वो चीजें लिख दी। अब हमें क्या करना है, हल, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति। यदि हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल लेंगे तो ए ई का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी। एक बार के लिए ऊंचाई ये होगी। अब हम दूसरी बार त्रिभुज इसी का क्षेत्रफल लेंगे तो एक बार इसे आधार लेंगे और एक बार इसे ऊंचाई लेंगे। यानी दोनों को अलग अलग करके हम लोग इनका जैसे कि क्षेत्रफल लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो हम आधार ए एफ लेंगे और ऊंचाई क्या लेंगे, ई एफ, ई एच लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या लेंगे कि इसके बाद दूसरे टर्म में क्या लेंगे कि त्रिभुज इसी का क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन आधार इसको लेंगे और ऊंचाई इसको लेंगे। आप चाहेंगे तो पहले इसी को ले सकते हैं, बाद में उसको ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा किया। जैसे कि हमने यहाँ पर आधार इसको माना तो ऊंचाई हम लोग इसे मानेंगे, यानी ई एच। समीकरण 1 हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम त्रिभुज इसका क्षेत्रफल लेंगे, इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज ई सी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगी। यदि मैं देखिए यहाँ पर यदि मैं ऊंचाई को यहाँ पर लेना चाहूँ तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। यानी देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, तो मुझे ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी, इसी ऊंचाई को मुझे लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये 90 कोण बन रहा है तो मैं इसी ऊंचाई को लूंगा, लेकिन आधार मैं यहाँ से यहाँ तक का लूंगा और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ECF होगा, परंतु जो ऊंचाई होगा वो EH होगा, क्योंकि इसमें कोई 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसीलिए इसको ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो EF EH समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो AF समान, ये जो EH है EH
और 1/2 1/2 ये कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ई सी एफ का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी एफ का क्षेत्रफल, यानी इससे ये कट जाएगा जब दोनों बराबर है, और इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए एफ बटे एफ सी। अब इसे समीकरण 3 मान लीजिए आप। यहाँ पर समीकरण 3 यानी हमने देखा कि जो हमें सिद्ध करना है इसका ये जो दायां पक्ष है यह आ गया है, और हमें क्या लाना है, एक और पक्ष लाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बार त्रिभुज इसका क्षेत्रफल लेंगे और आधार ये लेंगे, ऊंचाई ये लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज इसका क्षेत्रफल लेंगे। हमने क्या किया कि आधार EB को लेंगे, लेकिन जो ऊंचाई होगी वो कौन सी होगी, GF होगी। इसी प्रकार त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल AEF का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AE गुणे आधार बटे ऊंचाई GF। समीकरण हमने इसे 4 मान लिया। अब हम लोग क्या लेंगे कि त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार EB हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई क्या होगी हमारी, GF होगी। GF समीकरण 5 हमने मान लिया इसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि ये बराबर है, ये काट देंगे, फिर देखेंगे कि GF बराबर है, ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, समीकरण 4 व 5 से त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EB, यानी हमने इसे समीकरण 6 मान लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि AE बटे EB, यानी ये पक्ष लाना था, यहाँ पर ये पक्ष दिख रहा है, यहाँ पर ये पक्ष दिख रहा है, यानी दोनों है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है, देखिए जैसे कि त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECF का क्षेत्रफल, EBC का क्षेत्रफल है, यानी ये दोनों अलग है। यदि ये दोनों भी बराबर रहते तो हम कह देते कि जब किसी समीकरण का ये वाला पक्ष बराबर रहता है तो वो पक्ष भी बराबर होता है, इसलिए हम लोग इस आसानी तरह से ला देते। लेकिन यहाँ पर एक चीज उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर क्या करना है, हमने कक्षा 9 में क्या पढ़ा था कि यदि दो समानांतर भुजाओं के मध्य कोई त्रिभुज बन रहा है, कोई दो त्रिभुज या फिर कितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव बराबर होगा, ये याद रखिएगा। यानी दो समानांतर भुजाएं, ये पहले ही कह चुका है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो क्या है कि इसमें ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम क्या कहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ तक तो कर दिए।
यानी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले थोड़ा बता दिया है कि जो दो समानांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का कितना भी त्रिभुज बने, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर आपस में समानांतर होती हैं तो उनके मध्य बने जितने भी त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव बराबर होता है। इस तरह से आप बना चढ़ा कर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल ये चीजें लिखूंगा कि दो समानांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। यानी यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कि AE बटे EB बराबर AF बटे FC। प्रूव्ड, यानी यही हमें सिद्ध करना था। जैसा कि मैंने आपको पूरा व्हाइट बोर्ड भर के बता दिया, इतना आप लिखते हैं इस तरह से तब आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर 6 में से 6 नंबर मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए आता भी है। यह क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, थेल्स प्रमेय भी लिखा जा सकता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मान कर लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ तक मैंने तो लिखा है, फिर इसके बाद इसके आगे वाला जो पार्ट लिखना होगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसके बाद आगे वाला जो पार्ट लिखना होगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में थोड़ा स्थान कम है, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो इसके लिए क्या होगा कि आप लोग इसके बाद ये लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद ये लिख लीजिएगा, तब आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। और अंत में लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।